दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। कहानी सुनने से पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाद कहानी आराम से सुनिए। आज की कहानी है समय। परिवार की 2 शादियों में सम्मिलित होकर 10 दिन के बाद आज सवेरे ही दिल्ली से मेरी वापसी हुई थी। वहाँ हम पूरी फैमिली के साथ दोनों शादी अटेंड करने गए थे। कुछ देर परिवार के साथ बैठकर चाय की चुस्कियों के बीच इधर उधर की बातें और शादियों का विवरण देती रही। सबको बताती रही कि शादी में क्या क्या हुआ। अचानक याद आते ही मैं पूछ बैठी, हाँ अब तुम बताओ, कैसी हुई अनुज की शादी और क्या क्या किया, और बहू कैसी है वह तो बताओ। एकाएक सब गंभीर हो गए। मेरा बेटा बोला, बड़ा अनर्थ हो गया है माँ। शादी के दूसरे दिन ही जीतू की मौत हो गई है। दोस्तों के साथ वह वहाँ से वापस आ रहा था कि रास्ते में जीप का एक्सीडेंट हो गया। बहुत ही भयानक एक्सीडेंट हुआ था। इसी से अभी परिवार वाले लौटे नहीं हैं। गांव में ही पूरा परिवार एक साथ रुका है। सुना है 13वीं के बाद ही वापस लौटेंगे। मैं सुनकर एकदम से स्तब्ध रह गई। हे भगवान, यह सब क्या हो गया? यह कैसा वज्रपात कर दिया भगवान ने हंसते खेलते परिवार पर। अनुज के पिताजी मिश्रा जी हमारे पड़ोसी थे। 6 व्यक्तियों के परिवार में पति पत्नी सहित एक बेटी और 3 बेटे थे। अनुज सबसे बड़ा और जीतू सबसे छोटा। जो बच्चे अपनी आंखों के सामने पलकर बड़े होते हैं, उनमें तो परिवार की जान बसती है। उनके साथ हुई अनहोनी को मन कभी भी स्वीकार नहीं कर पाता। आखिर हमारे आंखों के सामने पले बड़े होते हैं ये बच्चे, इसलिए मेरा मन बहुत ज़्यादा विचलित हो उठा था। कई दिनों तक आंखों के सामने केवल अनुज, जीतू और मिश्रा दंपति के चेहरे घूमते रहे। फिर धीरे धीरे सामान्य दिनचर्या शुरू हो गई। यह तो जीवन का सत्य है, कोई आए या कोई जाए, समय अपनी गति से चलता रहता है। वह कहाँ रुकता है किसी के लिए भी। बस यही हमारे साथ भी हुआ था। 20 दिन बाद जब मिश्रा परिवार एक साथ गांव से वापस लौट आया, तो मैंने उनसे पड़ोसी होने के नाते उनसे मिलना ज़रूरी समझा। मैं उनका दर्द बांटने उनके घर पहुंची। जैसा कि स्वाभाविक था, घर का प्रत्येक व्यक्ति दुख के अथाह सागर में डूबा हुआ था। सभी की शक्लें पूरी तरह से उतरी हुई थी। बहुत देर बैठी उनका दुख बांटती और सांत्वना देती रही और उन्हें समझाती रही। जब मैं चलने लगी तो मैंने उनसे पूछा, अनुज की बहू क्या वापस चली गई अपने मायके? नहीं, उधर कमरे में है, अनुज की बहन ने धीरे से उत्तर दिया। वाणी और आंखों में उपेक्षा का भाव छिप नहीं सका था। मानो इस सब के लिए वह बेचारी बहू ही जिम्मेदार थी, ऐसा उसकी बातों से लग रहा था। मैं बात को काटकर कमरे की ओर बढ़ गई। छरहरे शरीर की एक गोरी उदास लड़की सामने बैठी हुई थी। मुझे देखकर वह उठकर खड़ी हुई। आगे बढ़कर उसका हाथ थामकर मैंने धीरे से कहा था, संयम मत खोना बेटी, यह तुम्हारी परीक्षा की घड़ी है। धीरे धीरे समय सारे घावों को अपने आप भर देगा, तब सब सामान्य हो जाएगा। धीरज रखो। मेरे स्नेह तथा अपनत्व भरे स्पर्श का सहारा पाकर उसकी सूनी उदास आंखें मेरी ओर उठीं तो मन द्रवित हो उठा था। कितनी प्यारी और छोटी बच्ची है। उन आंखों से झांकती मौन पीड़ा कह रही थी कि वह एक ऐसे सुलीप पर टंगी है जहाँ उसके अकेलेपन की व्यथा अब तक कोई भी समझ नहीं पाया है, और वह अकेलापन बिल्कुल चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। पहाड़ से दुख के समय में इस नए माहौल में उसके प्रति यह उपेक्षा क्या भला वांछनीय है? क्या इस समय उसे प्रेम और भावनात्मक सुरक्षा की ज़रूरत नहीं है? मेरी बात सुनकर जी कहकर उसने पुनः अपनी निगाहें झुका ली और ज़मीन की तरफ देखने लगी। शायद धैर्य की पराकाष्ठा पर पहुंचना चाहती थी। वैसे भी फिर प्रत्युत्तर का लाभ भी क्या था? उन आँखों की मौन भाषा ने मुझे भीतर तक झकझोर दिया था। मैं
फिर पानी का वायदा करके वापस अपने फ्लैट में लौट आई थी। घर तो आ गई पर मन किसी काम में नहीं लग रहा था। मेरा पूरा का पूरा ध्यान उस प्यारी सी बच्ची पर ही लगा था। बार बार एक उदास मासूम चेहरा आंखों के सामने आता रहा था। रात को जब मैं बिस्तर पर आकर लेटी तो आंखें मूंदते ही अचानक उस उदास चेहरे के पीछे एक दूसरी वात्सल्यमयी सौम्य आकृति आकर खड़ी हो गई। मैंने उसे पहचानने की कोशिश की। तब मन स्मृति पटल के अनेकों पृष्ठ पलटने को मचल उठा। हमारी कुछ यादें जीवन से इतनी ज़्यादा गहरी जुड़ी होती हैं कि उनके मिटने का तो सवाल ही नहीं उठता और समय का लंबा अंतराल भी उन्हें तोड़ या मिटा नहीं पाता। सो मैं अपने मन में वहीं पीछे चली गई। मैं 30 वर्ष लांघ कर अतीत में पहुंच गई। विवाह के बाद जब मैं ससुराल पहुंची तो पाया कि चाची सास के साथ हमारा संयुक्त परिवार था। दोनों के दिल और घर लगभग मिले हुए थे। चाचा जी की मृत्यु अपनी शादी के 10 वर्ष बाद अचानक किसी दुर्घटना में हो गई थी। बड़े होने के नाते मेरे ससुर जी यानी बाबूजी ने छोटे भाई के परिवार का भार सहर्ष स्वीकार कर लिया था। चाची जी तभी से पुरानी खानदानी हवेली में रहती थी अपने बच्चों के साथ। ससुर जी सर्विस में होने के कारण अपने परिवार के साथ कभी कहीं तो फिर कभी कहीं विभिन्न शहरों में लगातार घूमते रहते थे। बच्चों की शिक्षा दीक्षा का भार मांझी पर था और वही उनका ध्यान रखती थी और अपने बेटे बेटी के साथ साथ चाची जी के तीनों बेटों की जिम्मेदारी भी उन्होंने अच्छे से संभाल ली थी बिना किसी भेदभाव के। हवेली में रहकर चाची जी ही खानदानी ज़मीन जायदाद की लगातार देखभाल करती रहती थी क्योंकि बच्चे अभी काफ़ी छोटे थे और उनमें से जो भी आमदनी होती थी उसमें से अपना खर्च निकालकर बाकी सब जेठ जी के पास भेज देती थी। परिवार का कोई भी बड़ा कार्य हो, शादी ब्याह आदि चाची जी के पास ही जाकर होता था। माँ जी बताती थी कि चाचा जी की मृत्यु के बाद अपने बच्चों को उन्होंने आंचल के साए में समेटकर चाची पति के गम को पी गई थी। बिल्कुल चुपचाप, किसी को पता भी नहीं होने दिया अपने मन का। मेरी शादी के 2 वर्ष बाद चाची जी के बड़े बेटे के इंजीनियर बनते ही बाबूजी ने उसकी शादी तय कर दी और हम सब 2 महीने बाद गौतम की शादी के लिए चाची जी के पास गांव पहुंच गए थे। सब कुछ तो बहुत ही अच्छी तरह से हुआ था और वैसे भी सब कुछ तो केवल बाबूजी को ही करना था। वही तो अब घर के बड़े बुजुर्ग थे। माँ जी चाची के साथ मिलकर बड़े ही उत्साह से सब इंतज़ाम देख और सुन रही थी। पूरा ध्यान था उनकी हर तरफ। चाची जी का उत्साह देखते ही बन रहा था। कभी कभी हंसकर बातों ही बातों में कहती, देखो भाई रानी बहू, अब जेठानी बन गई हो तुम, इसलिए जब तुमसे छोटी बहू आएगी तो समझाने और सिखाने होंगे तुम्हें देवरानी को अपने घर के सारे संस्कार आदि, समझी तुम। और मैं बुरी तरह से हंस देती और उत्तर देती, आप चिंता ना करें चाची जी, बड़ी बनी हूँ तो बड़प्पन निभाना ही होगा। मैं पूरा ध्यान रखूँगी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। यूं ही हंसी खुशी के बीच बारात जाने का दिन भी आ गया। बारात बस द्वारा आगरा से देहरादून जानी थी। सो भोर से ही मंगल गीतों के बीच बारात ने प्रस्थान किया। बहू को घर लेवाने की सारी तैयारियां अच्छे से हो गई थी। पूरा दिन मांगलिक रस्मों और रात हंसी ठिठोली और नृत्य संगीत में बीत गई। दूसरे दिन सवेरे ही मेरे पति का फ़ोन आया, विवाह भली भांति संपन्न हो गया है। हम बारात शाम को 4-5 बजे तक घर वापस पहुंच जाएगी। घर में जैसे खुशी की लहर दौड़ आई। सब लोग अब केवल बारात का ही इंतज़ार करने लगे। रात्रि जागरण की थकान और आलस्य भूलकर नई बहू के स्वागत की तैयारियां जोर शोर से शुरू हो गई। चाची जी के चेहरे से तो खुशी छलक छलक कर पड़ रही थी। बार बार दृष्टि घड़ी की ओर उठ जाती, मानो समय बीत ही नहीं रहा था। कब 4 और 5 होंगे और कब बहू घर आएगी।
किसी तरह शाम के 4 बजे और अब ज़रा सी आहट पर सभी की निगाहें केवल द्वार की ओर पहुंचने लगी। धीरे धीरे 5, 6, 7 और फिर 8 भी बज गए। अब सबकी बेचैनी बढ़ने लगी थी। आखिर इतनी देर कैसे हो रही है? भला क्या कर रहे हैं सब लोग? कहीं रास्ते में बस तो खराब नहीं हो गई? चलो, शायद रास्ते में चाय नाश्ते को रुके होंगे और मस्ती में समय का ध्यान ही नहीं रहा होगा। पर इतनी देर तो नहीं करनी चाहिए थी। अब सबको थोड़ी थोड़ी जैसे टेंशन होने लगी थी। जितने मुंह उतनी बातें। सब अपनी अपनी बुद्धिनुसार कुछ न कुछ कह ही रहे थे। रात आखिर 9 बजे फ़ोन आ ही गया। बस के साथ चल रही कार का एक्सीडेंट हो गया है, देर से घर पहुँचेंगे। सबके चेहरे अब फक पड़ गए थे। चाची जी का रंग पीला पड़ गया था। किसी अनहोनी के आसार से उनका दिल बैठा जा रहा था, मानो शरीर से एक एक बूंद खून निचुड़ गया हो। वह पलटी और चुपचाप पूजा गृह का द्वार बंद कर लिया। खुद जाकर अंदर बैठ गई। पर हाय रे विधाता, तू न पिघला एक माँ की कातर पुकार पर भी। रात 2 बजे गौतम का निर्जीव शरीर लेकर बारात वापस लौट आई थी। जी हाँ, गौतम अब इस दुनिया में नहीं रहा था। सबके पीछे उतरी थर थर कांपती भीत हिरनी सी नई बहू, आंखें फाड़े विस्फोरित नेत्रों से पति के निर्जीव चेहरे पर दृष्टि गड़ाए लाल जोड़े में वह नवविवाहिता चुपचाप आकर खड़ी हुई। पर आरती का स्वागत थाल संजोने वाली सास पूजा गृह का द्वार बंद किए वहीं पर अंदर बैठी रही। और एक माँ भला क्या करती? आह, कैसा हृदय विदारक दृश्य था। बहुत पुकारने पर भी चाची जी बेटे के अंतिम दर्शन के लिए बाहर नहीं आई। वे पूजा गृह में ही बैठी रही। 4 दिन पूजा गृह यूं ही बंद रहा। न पानी पिया न ही खाना खाया। तब 5वें दिन ससुर जी ने द्वार पर जाकर पुकारा, छोटी बहू दरवाज़ा खोलो। कुछ क्षण बाद आखिर उन्होंने द्वार खुला छोड़ा। भावहीन मुख और सूनी आंखों के करुण क्रदन को सहने का ताव किसमें था भला? आखिर करती भी क्या वे? बूढ़े जेठ छोटी बहू के सिर पर हाथ रखकर रो पड़े। सांत्वना के शब्द तो मानो खत्म ही हो गए थे। द्वार तो खुल गया था पूजा गृह का, किंतु चाची जी बाहर नहीं आई थी। वे पूरा दिन वहीं बैठी रही, जैसे भगवान से लड़ रही हों। वहीं चटाई पर आंखें मूंदे पड़े रहती, न खाना और न पीना। माँ जी जब बहुत ज़ोर डालती तो कभी चाय तो कभी नींबू पानी ले लेती, बस। उधर नई बहू उषा का हृदय रिश्तेदारों और आने जाने वालों के दबी जबान में कहे हुए व्यंग बाणों से लगातार छलनी होता रहा। पर वह पत्थर बनी हुई सजल नेत्रों से पृथ्वी की ओर लगातार निहारती रहती और चुपचाप बैठी रहती। एक शब्द भी नहीं कहा बेचारी ने। 8 दिन यूं ही बीत गए। उस दिन उषा के पिताजी ने उसे वापस ले जाने का प्रस्ताव रखा तो मुझे चाची जी से पूछने के लिए भेजा गया। बड़ी हिम्मत जुटाकर मैंने चाची जी से पूछा तो उन्होंने केवल एक वाक्य में उत्तर दिया, अभी नहीं, 13वीं के बाद। इसके बाद वे फिर से चुप हो गईं। 13 दिन कैसे कटे बताना बहुत ही ज़्यादा कठिन है। 13वीं के दूसरे दिन सवेरे जब मैं चाची जी के लिए चाय लेकर अंदर पूजा गृह में पहुंची तो वे बैठी हुई थी, किंतु सूजी हुई लाल आंखें बता रही थी कि वे रात भर सो नहीं पाई थी। प्याला हाथ में थामकर वे थके हुए स्वर में बोली, बहुरानी जाओ सबको अंदर बुला लाओ, मुझ में अब शक्ति नहीं है यहाँ से बाहर जाने की। जेठ जी, दादी, समधी जी और नई बहू को यहाँ लेवा लाओ जल्दी से। माँ जी सबको लेकर चाची के पास पहुँची और सब नीचे बिछे फर्श पर ही बैठ गए। सब लोग चाची जी के आसपास चुपचाप वहीं बैठ गए। 10 मिनट बाद मौन तोड़कर चाची जी का संयत स्वर उभरा, समधी जी, बेटों के बड़े होते ही माँ बाप अपने बुढ़ापे को खुशियों से सराबोर समझने लगते हैं, पर क्या सभी के सपने और कल्पनाएं साकार रूप ले लेती हैं?
ये ज़रूरी नहीं है। भगवान जो चाहता है वही करता है। कुछ ऐसे अभागे भी हैं संसार में जिनके सपने रेत की महल की भांति फिर से बिखर जाते हैं, किंतु मैं उन्हें बिखरने नहीं दूंगी। जो खो चुकी हूँ वह हो चुका, उससे अधिक खोने की हिम्मत अब मुझ में नहीं बची है। उषा अब इस घर की बहू है, हमारी अमानत है। आप ले तो जा रहे हैं, पर जब हम बुलाएंगे तो उसे वापस भेज दीजिएगा। कक्ष में बैठे प्रत्येक व्यक्ति की आंखें गंगा जमुना बनी थी। सब एक साथ रो रहे थे, पर चाची जी की सूनी आंखों में न जाने कैसा दृढ़तापूर्ण आत्मविश्वास भरा था कि वो खुद को संभाले बैठी थी। हिचकियों के बीच उषा के पिता बोले, उषा बेटी पैर पकड़ ले अपनी इस देवी जैसी सासू माँ के, वरना आज के ज़माने में ऐसी देवी माँ कभी नहीं मिलेगी। नहीं समधी जी, माँ को सिर्फ माँ ही रहने दीजिए। माँ तो केवल माँ है, उसे देवी और सास जैसे विश्लेषणों में मत बांटी। ऐसी सास पाकर उषा धन्य हो गई थी। वह अपने भविष्य के प्रति पूरी तरह से आश्वस्त हो चुकी थी। चलते समय भविष्य के प्रति आश्वस्त उषा अपनी अभयदायिनी सासू माँ के पैर आंसुओं से भिगोती रही और वे अपने आंसुओं को आंखों में ही पीकर उसके सिर पर वात्सल्यपूर्ण हाथ फेरती रहीं। आहत मातृत्व में भीगे उस दर्द के रिश्ते की इस विदाई को देखकर सभी की आंखें एक साथ नम थी। कदाचित उनका भगवान भी अवश्य रो पड़ा होगा अपने क्रूर कृत्य पर। उषा पिता के साथ वापस चली गई थी, लेकिन वह थी इसी घर की अमानत। चाची का दूसरा बेटा गणेश प्रतियोगी परीक्षा पास करके ट्रेनिंग पर जा रहा था। गणेश नए विचारों का सुलझा हुआ युवक था, बिल्कुल आज के ज़माने का। उसके विचार से उषा बिल्कुल निर्दोष थी। इसके लिए उसका कोई कसूर नहीं था। इस अनहोनी के लिए दोषी था गौतम का भाग्य, जो ईश्वर के यहाँ से वह इतनी कम आयु लेकर आया था। माँ की आज्ञा मानकर वह विवाह करने के लिए राज़ी हो गया था। साल भर के बाद गणेश की ट्रेनिंग पूरी होते ही एक साधारण समारोह में गणेश और उषा परिणय सूत्र में बंध गए और उषा बहू बनकर फिर से इस घर में आ गई थी। प्रत्येक व्यक्ति आश्चर्यचकित हो गया था। इस आयु में और रूढ़ियों और अंधविश्वास के विरुद्ध इतना सशक्त साहसिक कदम उठाने की प्रेरणा चाची जी के मन में न जाने कहाँ से आई थी, लेकिन उनका निर्णय बिल्कुल सही था। वे धीरे धीरे अंतर्मुखी होती गई थी अपने बड़े पुत्र के शोक में, पर बहू उषा को यह एहसास कभी भी नहीं होने दिया कि वह घर में अवांछित है। हर कदम पर वे बेटे और बहू की ढाल बनकर खड़ी रहीं। इस शादी के बाद कभी भी किसी ने गौतम का नाम उनके मुंह से कभी नहीं सुना था। कभी जिक्र आ भी जाता तो वह बहाने से टाल जाती थी कि ताकि किसी को भी घर में दुख ना हो। कभी कभी एकांत क्षणों में शायद गौतम उनकी ममता को झंझोड़ जाता था, तब उनकी आंखें अनायास ही भीग उठती। आखिर बेटा माँ के लिए क्या होता है यह हर किसी को ही पता है। ऐसे समय यदि कोई उनसे पूछ लेता, क्या हुआ माँ जी, तो वे सहजता से कह देती, अरे शायद आँख में कुछ गिर गया है और कुछ नहीं। 2 वर्ष बाद जब उषा की गोद में एक बेटा आ गया था तो उनकी आंखों में शांति तिर आई थी। बेटे के गम को वे पी गई थी, दुनिया के लिए, दुनिया के सामने। पर सत्य यह था कि उस आग में वह तिल तिल कर मर रही थी। उम्र के साथ साथ उनका स्वास्थ्य अब लगातार गिरता जा रहा था और 3 वर्ष बाद ही अपने गम को अपने हृदय में लेकर अपने बेटे की यादें संजोए हुए वे बेटे की खोज में अनंत यात्रा पर चली गई। मौत की खबर पाकर माँ जी अचानक से रो पड़ी थी। चलो अच्छा हुआ, अपनी लाश ढोने से तो मुक्ति मिली छोटी को। अपने बेटे के पास जाकर अब वह खुशी पाएगी। उषा और गणेश आज सुखी दाम्पत्य जीवन बिता रहे हैं, एक बेटे और बेटी के साथ। उनकी काफ़ी अच्छी दुनिया है, छोटा सा सुखी परिवार है उनका।
पर सासू माँ का तो जिक्र आते ही उषा की आंखें फिर से आंसुओं से भीग जाती थी। उन्हीं के कारण वह बेचारी एक विधवा की जिंदगी जीने से बच गई। पराई बेटी के लिए इतना दर्द कि अपना दर्द और गम समेटे हृदय के किसी गहरे अंधेरे कोटर में दफन कर दिया था। ऐसी महान ममतामयी नारी की स्मृतियाँ संजोते संजोते स्वजनों का ही नहीं बल्कि पराये लोगों का भी मस्तक भी नत हो जाता है। ऐसी औरत आपको दुनिया में मुश्किल से ही मिल जाती है। काश इतनी शक्ति और हिम्मत सभी में होती हो तो आज अनुज की बहू जैसी अनेक युवतियों को न तो दोषी माना जाता समाज में और ना ही वह किसी अपराध बोध से ग्रसित ही होती। हमारे समाज को ज़रूरत है हमारी चाची सास जैसी औरतों जैसी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट्स में हमें अपनी राय ज़रूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसे लगी। और फिर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तब फिर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।